Big processor architecture, in which we covered different contents. Number 1, processor architecture. Number 2, types of processor architecture. Number 3, basic microcomputer design. And last one, instruction execution cycle. Now we move on processor architecture. First of all, we should know about what is architecture. The word architecture typically refers to building, design and construction. क्लास अगर हम बात करें आर्किटेक्चर की तो हमारे माइंड में सबसे पहले क्या आता है, किसी भी बिल्डिंग का डिज़ाइन या कोई कंस्ट्रक्शन वगैरह. लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात करें, इन द कंप्यूटिंग वर्ड आर्किटेक्चर ऑल्सो रेफर टू डिज़ाइन, बट इंस्टेड ऑफ बिल्डिंग इट डिस्क्राइब द डिज़ाइन ऑफ कंप्यूटर सिस्टम. अब इसमें बात वही हो रही है, डिज़ाइनिंग की ही बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइनिंग की बात हो रही है कंप्यूटर सिस्टम की. क्योंकि हम अगर कंप्यूटर वर्ड में भी देखें तो डिफरेंट चीज़ों को मिला के उनको डिज़ाइन करके एक कंप्यूटर सिस्टम बनाया गया होता है. जैसे अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो बिल्डिंग में भी डिफरेंट चीज़ें यूज़ होके, अगर हम बिल्डिंग की बात करें तो इसमें जो ब्रिक्स होती हैं, सीमेंट होता है, इन सारी चीज़ों को मिला के एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जाती है. तो सेम इसी तरह अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम भी डिफरेंट हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइसेस को मिला के, हार्डवेयर डिवाइसेस को मिला के और सॉफ्टवेयर्स को मिला के तो एक कंप्यूटर सिस्टम बनता है. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप ऑफ हार्डवेयर डिज़ाइन इज़ अ कंप्यूटर प्रोसेसर. अब प्रोसेसर जो है वो हमारे डिफरेंट हार्डवेयर कंपोनेंट्स को मिला के तो एक प्रोसेसर रेडी किया जाता है, जिसको हम प्रोसेसर आर्किटेक्चर कहते हैं. नेक्स्ट, टाइप ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर. देर आर 3 टाइप ऑफ प्रोसेसर आर्किटेक्चर: वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर, हार्वर्ड आर्किटेक्चर, डेरिवेटिव्स. इसको हम सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी कहते हैं. नेक्स्ट, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. दिस वॉज डेवलप्ड इन 1945 बाय जॉन वॉन न्यूमन, और उन्हीं के नाम पे ये आर्किटेक्चर बनाए, वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर. एंड इट इज़ बेस्ड ऑन स्टोर्ड प्रोग्राम कॉन्सेप्ट. मतलब बहुत पहले जब कंप्यूटर बने थे तो उस टाइम प्रोग्राम स्टोर नहीं होते थे मेमोरी में. हमारे पास इनपुट रीडर होते थे जिसमें हम जो भी डेटा या इंस्ट्रक्शन होती थी वो उस रीडर को देते थे, वो एग्जीक्यूट होती थी और रिज़ल्ट आउटपुट में बाहर आ जाता था, लेकिन कुछ भी स्टोर नहीं होता था. बट विद दिस आर्किटेक्चर इट इज स्टार्टेड टू स्टोर द थिंग्स इन द सिस्टम. नाउ अब जो भी हम इंस्ट्रक्शन या डेटा देते हैं सिस्टम को वो स्टोर होता है मेमोरी में. उसके बाद प्रोसेसिंग होती है और फिर आउटपुट जनरेट होता है. वो जो आउटपुट जनरेट होता है वो भी मेमोरी में स्टोर होता है. और ये काम 1945 में स्टार्ट हुआ था. तो ऑब्वियसली अब तब से अब तक मेमोरी में बहुत चेंज आया है. ये सबसे बेसिक सिनेरियो है सिस्टम का. जो हमारा बेसिक सिनेरियो है वो सबसे पहले क्या कि हमारी एक इनपुट आती है, ठीक है, हमारी एक इनपुट होती है, फिर आगे प्रोसेसिंग होती है और फिर एक आउटपुट जनरेट होती है. अगर कीबोर्ड पे कोई की प्रेस करते हैं हम, फॉर एग्जांपल कि अगर मैं कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करती हूँ तो वो भी प्रोसेस होगी, ठीक है. अगर फॉर एग्जांपल कि मैंने कीबोर्ड पे प्रेस किया है ए, अब वो CPU जो है, जो सिस्टम है, सॉरी, मैं आपको बता रही थी कि अगर कंप्यूटर पे हम कोई भी अगर की प्रेस करते हैं, अगर मैं कीबोर्ड पे कोई भी की प्रेस करती हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने ए प्रेस किया है, ये हमने अपनी तरफ से एक बहुत हमें लगा है कि हमने छोटी सी कमांड दी है कि हमने ए प्रेस किया है, लेकिन इस कमांड को भी सिस्टम ने प्रोसेस करना है. वो भी अब देखेगा कि इस तरह से प्रोसेस करेगा कि जब हमने ए प्रेस किया है तो उसने उसकी टाइप देखनी है कि ये क्या हमारे पास लोअर केस में ए आया है, क्या हमारे पास अपर केस में ए आया है, या किस फॉर्म में ए आया है. मतलब ये समझाने का मतलब है, बताने का मतलब है कि कंप्यूटर ने ईच एंड एवरीथिंग को प्रोसेस करना होता है. और ये हमें लग रहा होता है कि ये बहुत आसानी से हमने ए लिख दी है और उसने जाके प्रोसेस कर दी है, लेकिन कंप्यूटर सिस्टम ने इसको भी
प्रोसेस करके मेमोरी में जाके स्टोर करना होता है, जबकि पहले इस तरह से नहीं होता था। लेकिन अब जो है, अब जब हमारे पास मेमोरी आ गई है तो जो भी हमारे पास डेटा है वो हमारे पास सीपीयू से मेमोरी तक जाता है और उसमें फिर स्टोर होके, तो ये एक आर्किटेक्चर जो है डेवलप किया जाता है। अब हमारे, अगर हम सिस्टम को देखें, हमारे सिस्टम में सबसे मेन सिस्टम जो होता है, हमारा मेन पार्ट जो होता है वो हमारा होता है सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब जितनी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस होती हैं, दे आर मैनेज्ड बाय कंट्रोल यूनिट इन सीपीयू। अब सीपीयू के अंदर ही कंट्रोल यूनिट होता है जो कि सारी की सारी इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। सब इनपुट डिवाइसेस को सीपीयू ने कंट्रोल करना होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप बात करें कि फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे अब हमने यूज़ किया है एड्रेस बस और डेटा बस। यहाँ पे एड्रेस बस किस लिए यूज़ होगी? अब जितने भी हमारे एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, हमारे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उनके एड्रेसेस होते हैं। जितने भी एड्रेसेस होते हैं, एड्रेसेस कहाँ पे स्टोर होते हैं? रजिस्टर में। रजिस्टर कहाँ पे होते हैं? सीपीयू में। अब सीपीयू में जितने भी हमारे एड्रेसेस हैं वो फेच करेगा और मेमोरी तक लेके जाएगा थ्रू एड्रेस बस। लेकिन यहाँ पे आप देखें, एक यूनिडायरेक्शनल एरोस हैं, एक बाई डायरेक्शनल एरोस हैं। यूनिडायरेक्शनल है जो सिंगल एरो है, ये क्या काम करेगा? ये सिर्फ एक काम करेगा, या तो सिर्फ डेटा को लेके जाएगा या डेटा को लेके आएगा, ठीक है। और यहाँ पे एड्रेसेस के लिए यूनिडायरेक्शनल क्यों यूज़ हो रही है कि हमारे जो एड्रेसेस होते हैं वो हमारे पड़े होते हैं रजिस्टर में, और रजिस्टर होते हैं हमारे सीपीयू में। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेमोरी से वो एड्रेस को फैच करेगा, हमेशा उसने एड्रेस फैच करना है रजिस्टर से, तो रजिस्टर सीपीयू में होता है। तो यहाँ पे सीपीयू से एड्रेस को फैच करेगा और जाके मेमोरी में जाके मेमोरी को देगा। लेकिन डेटा बस जो है वो बाई डायरेक्शनल है, मेमोरी से सीपीयू में भी डेटा जा सकता है और सीपीयू से मेमोरी में भी आ सकता है। अब वो डेटा किसी भी तरह का हो सकता है, तो इसीलिए इसके लिए बाई डायरेक्शनल एरोस जो हैं वो यूज़ की गई हैं। अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर की। अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है, हमें क्यों इसकी नीड हुई कि अब जो हमारा वॉन न्यूमन आर्किटेक्चर है उसको मॉडिफाई किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके, तो हमने एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर लेके आए। अब ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर किस लिए लेके आए? वॉन न्यूमन में क्या था कि उसमें भी मेमोरी थी, लेकिन इसमें हार्वर्ड आर्किटेक्चर में थोड़ी सी मेमोरी को इम्प्रूव किया, तो इम्प्रूव करके एक हार्वर्ड आर्किटेक्चर लेके आए। अब इसमें स्टोरेज बिल्कुल सेपरेट हो जाती है। ये मैं आपको इस एग्जांपल से बताती हूँ, इस डायग्राम से, कि अब देखें इसमें मेमोरी जो है बिल्कुल सेपरेट कर दी गई है, कि इसमें प्रोग्राम मेमोरी सेपरेट कर दी है, डेटा मेमोरी सेपरेट कर दी है। अब जितने भी प्रोग्राम्स फेच होंगे वो प्रोग्राम मेमोरी के थ्रू होंगे, जितने भी डेटा फेचेस होने हैं वो डेटा मेमोरी के थ्रू होंगे। पहले क्या था, वॉन न्यूमन में क्या था कि एक ही मेमोरी थी, उसी में डेटा ने जाना है, उसी में प्रोग्राम ने जाना है, सारी की सारी मेमोरी जो है वो एक ही मेमोरी जो है उसी में सारा डेटा जो है वो रिजर्व होना होता था। लेकिन इसमें थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट ये आई है कि अब इसमें मेमोरीज़ को सेपरेट कर दिया कि प्रोग्राम मेमोरी अलग होगी, डेटा मेमोरी अलग होगी। जितने भी प्रोग्राम्स होंगे वो प्रोग्राम मेमोरी से फैच होंगे, और जितने भी डेटा होगा वो डेटा मेमोरी से फैच होगा। अब इसमें आप देखें, यहाँ पे है PMAB, इसकी मैंने एब्रीवेशंस के नीचे इन सब की एब्रीवेशन लिख दी है, प्रोग्राम मेमोरी एड्रेस बस। अब ये प्रोग्राम मेमोरी जो है इसके लिए एक अलग से एड्रेस बस है जो सिर्फ और सिर्फ सीपीयू से प्रोग्राम के लिए जो एड्रेसेस हैं उसको वो फेच करेगी। और डेटा मेमोरी एड्रेस बस, इसका मतलब है कि जितना भी डेटा है उसका जो एड्रेसेस हैं वो डेटा मेमोरी में जाएगा सीपीयू से, ठीक है। और प्रोग्राम मेमोरी डेटा बस, अगर कोई डेटा जाना है सीपीयू से प्रोग्राम मेमोरी में तो वो हमारा प्रोग्राम मेमोरी डेटा बस से जाएगा। और सेम इसी तरह यहाँ पे भी यूनिडायरेक्शनल और बाई डायरेक्शनल ही सेम उसी तरह हो रहा है जैसे वॉन न्यूमन में हो रहा था। बस इसमें इतना है कि इसमें मेमोरीज़ को हमने सेपरेट कर दिया है
प्रोग्राम मेमोरी को और डाटा मेमोरी को, ताकि इनकी अलग अलग स्पेस हो और अलग अलग फिर इसमें डाटा जो है इजीली स्टोर हो सके और सीपीयू जो है वो इजीली सारी की सारी इंस्ट्रक्शंस को फेच कर सके। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर डेरिवेटिव्स की, जिसको हम सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी कहते हैं। अब सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है ये हमें नाम से पता चल रहा है कि ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर की ही थोड़ी सी आगे इनोवेशन हो सकती है उसमें। देर आर सम डेरिवेटिव्स ऑफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर विच हैव मल्टीपल डाटा पाथ फॉर डाटा एक्सेस। अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर में भी क्या था कि डिफरेंट डाटा पाथ जो है वो डिफ़ाइन कर दिए थे डाटा को एक्सेस करने के लिए। सेम इसी तरह सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर में भी सेम उसी तरह ही है कि हमने डिफरेंट जो है मेमोरी को हमने सेपरेट कर दिया है और सेपरेट करके हम डाटा को इजीली फेच कर सकते हैं मल्टीपल पाथ से। अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल बताती हूँ, इसकी डायग्राम से बताती हूँ। अब इसमें भी अगर आप देखें सेम डायग्राम जो है वो किस तरह है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर की है। प्रोग्राम मेमोरी भी है, डाटा मेमोरी भी है, सीपीयू भी है। सेम उसी तरह प्रोग्राम मेमोरी है, डाटा मेमोरी एड्रेस बस, प्रोग्राम मेमोरी डाटा बस, डाटा मेमोरी डाटा बस, सारी की सारी चीज़ें सेम वैसी हैं। लेकिन इसमें हमने मेमोरी को थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन कैशे जो है वो इसमें ऐड करती है। अब मेमोरी को बूस्ट अप करने के लिए हमने यहाँ पे एक कैशे मेमोरी जो है वो लगा दी है। अब मोस्टली क्या होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में या सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता था कि जो मोस्टली जो मेमोरी यूज़ होती है वो डाटा मेमोरी यूज़ होती है, ठीक है। तो जब पहले था वॉन न्यूमन में, वहाँ पे जितनी भी एक्सेस होती थी वो सारी की सारी एक ही मेमोरी में होती थी, चाहे वो डाटा होता था चाहे वो प्रोग्राम होता था, ठीक है। तो वो ज़्यादा मेमोरी जो है वो डाटा मेमोरी एक्सेस कर लेती थी और कुछ मेमोरी जो बच जाती थी वो प्रोग्राम मेमोरी के लिए यूज़ होती थी। लेकिन जब इनको सेपरेट इसीलिए किया ताकि ये जो ब्लॉक्स हैं इनको हम इक्वली लेवल कर सकें, इक्वली लेवल करके कंट्रोल कर सकें कि डाटा मेमोरी जो है उसका डाटा जो है वो डाटा मेमोरी में जाएगा और अगर कोई प्रोग्राम है तो वो उसका डाटा प्रोग्राम मेमोरी में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने थोड़ी सी इनोवेशन की वो यहाँ पे ये हुई इंस्ट्रक्शन कैशे की। अब कैशे जो है, कैशे क्या है, कैशे जो है वो एक स्मॉल मेमोरी है मेन। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं हार्वर्ड आर्किटेक्चर डेरिवेटिव्स की, जिसको हम सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर भी कहते हैं। अब सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर जो है ये हमें नाम से पता चल रहा है कि ये हार्वर्ड आर्किटेक्चर की ही थोड़ी सी आगे इनोवेशन हो सकती है उसमें। देर आर सम डेरिवेटिव्स ऑफ हार्डवेयर आर्किटेक्चर विच हैव मल्टीपल डाटा पाथ फॉर डाटा एक्सेस। अब हार्वर्ड आर्किटेक्चर में भी क्या था कि डिफरेंट डाटा पाथ जो है वो डिफ़ाइन कर दिए थे डाटा को एक्सेस करने के लिए। सेम इसी तरह सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर में भी सेम उसी तरह ही है कि हमने डिफरेंट जो है मेमोरी को हमने सेपरेट कर दिया है और सेपरेट करके हम डाटा को इजीली फेच कर सकते हैं मल्टीपल पाथ से। अब मैं आपको इसका भी एग्जांपल बताती हूँ, इसकी डायग्राम से बताती हूँ। अब इसमें भी अगर आप देखें सेम डायग्राम जो है वो किस तरह है, हार्वर्ड आर्किटेक्चर की है। प्रोग्राम मेमोरी भी है, डाटा मेमोरी भी है, सीपीयू भी है। सेम उसी तरह प्रोग्राम मेमोरी है, डाटा मेमोरी एड्रेस बस, प्रोग्राम मेमोरी डाटा बस, डाटा मेमोरी डाटा बस, सारी की सारी चीज़ें सेम वैसी हैं। लेकिन इसमें हमने मेमोरी को थोड़ा सा बूस्ट अप करने के लिए एक इंस्ट्रक्शन कैशे जो है वो इसमें ऐड करती है। अब मेमोरी को बूस्ट अप करने के लिए हमने यहाँ पे एक कैशे मेमोरी जो है वो लगा दी है। अब मोस्टली क्या होता है हार्वर्ड आर्किटेक्चर में या सुपर हार्वर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता था कि जो मोस्टली जो मेमोरी यूज़ होती है वो डाटा मेमोरी यूज़ होती है, ठीक है। तो जब पहले था वॉन न्यूमन में, वहाँ पे जितनी भी एक्सेस होती थी वो सारी की सारी एक ही मेमोरी में होती थी, चाहे वो डाटा होता था चाहे वो प्रोग्राम होता था, ठीक है। तो वो
ज़्यादा मेमोरी जो है वो डाटा मेमोरी एक्सेस कर लेती थी और कुछ मेमोरी जो बच जाती थी वो प्रोग्राम मेमोरी के लिए यूज़ होती थी। लेकिन जब इनको सेपरेट इसीलिए किया ताकि ये जो ब्लॉक्स हैं इनको हम इक्वली लेवल कर सकें, इक्वली लेवल करके कंट्रोल कर सकें कि डेटा मेमोरी जो है उसका डेटा जो है वो डेटा मेमोरी में जाएगा और अगर कोई प्रोग्राम है तो वो उसका डेटा प्रोग्राम मेमोरी में जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो हमने थोड़ी सी इनोवेशन की वो यहाँ पे ये हुई इंस्ट्रक्शन कैशे की। अब कैशे क्या है? कैशे जो है वो एक स्मॉल मेमोरी है अब यहाँ पे जो बताया कैशे जो है वो एक स्मॉल मेमोरी है। ये मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के सामने बहुत छोटी मेमोरी है, लेकिन ये फास्टेस्ट मेमोरी है। अब इसमें कैशे जो है वो उसमें दो तरह का होता है, एक कैशे हिट और एक कैशे मिस। कैशे हिट क्या होता है? व्हेन डेटा टू बी रीड इज़ ऑलरेडी इन कैशे मेमोरी। मतलब अगर हमें फॉर एग्जांपल कि कोई कमांड चाहिए, ठीक है, हमने कोई इंस्ट्रक्शन जो है वो गेट करनी है। जब सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होता है और वो पहले से कैशे मेमोरी में वो सबसे पहले कैशे मेमोरी में देखता है। अगर तो कैशे मेमोरी में वो हो, अगर वो डाटा जो है वो कैशे मेमोरी में ऑलरेडी हो तो उसको हम कहेंगे कैशे हिट। लेकिन अगर वही डाटा जो है वो कैशे मेमोरी, अगर हमें कोई डाटा चाहिए और वो डाटा कैशे मेमोरी में नहीं है, वहाँ पे नहीं पड़ा हुआ, तो वो हमारा होगा कैशे मिस। अब नेक्स्ट हम देखते हैं बेसिक माइक्रो कंप्यूटर डिज़ाइन। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU इज़ वेयर ऑल द कैलकुलेशन एंड लॉजिक ऑपरेशन टेक प्लेस। अब CPU में क्या होता है कि जितने भी हमारी कैलकुलेशंस होती हैं, जितने भी हमारे लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, वो हमारे CPU में हमारा होता है ALU, ये उसमें परफॉर्म होते हैं। इसमें हमारी क्लॉक की सिंक्रोनाइजेशन होती है और फिर इसमें जो भी हमारे कोऑर्डिनेशन होती है वो हमारी कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करता है कि किस किस स्टेप से क्या क्या होके हमारी इंस्ट्रक्शन जाएगी और फिर हमें आउटपुट मिलेगी। और फिर हमारे ALU होते हैं जो कि हमारे परफॉर्म करते हैं अर्थमेटिक ऑपरेटर्स को, ठीक है। अब इसमें क्या है, इसमें हमारे पास डिफरेंट जो है डेटा बसेस होती हैं, एड्रेस बसेस होती हैं, कंट्रोल बसेस होती हैं, जिसके थ्रू हम सारा का सारा एक इंस्ट्रक्शन फैचिंग से लेके डिकोडिंग से लेके एग्जीक्यूशन तक सारा प्रोसेस जो है वो हम इसी के थ्रू ही करते हैं। इसका मैं आपको इससे बताती हूँ, ये आप एग्जांपल देखें। ये एक आप डायग्राम देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले आप देखें लेफ़्ट साइड पे CPU, ठीक है। अब इसमें CPU बना है और ये CPU जो है वो किन चीज़ों से बना हुआ है? ALU से, CU से और क्लॉक से, मतलब अर्थमेटिक से, कंट्रोल यूनिट से और क्लॉक से। इसके मेन कंपोनेंट्स जो हैं वो ALU और CU हैं, ठीक है। और इसमें क्लॉक और रजिस्टर्स भी होते हैं। अब क्लॉक का जैसे आपको पता है कि जब भी हम CPU के साइज़ की बात करेंगे, ठीक है, अगर हम CPU के साइज़ की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि ये CPU 2 गीगाहर्ट्ज़ का है, ये CPU 1.5 गीगाहर्ट्ज़ का है, या एक्सेट्रा। तो गीगाहर्ट्ज़ क्या है? गीगाहर्ट्ज़ बेसिकली फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। और फ्रीक्वेंसी का बेसिक यूनिट जो है वो हर्ट्ज़ होता है। तो हर्ट्ज़ जो है वो, फिर अगर हम हर्ट्ज़ की बात करें तो हम हर्ट्ज़ देखें कि हर्ट्ज़ क्या होता है। तो हर्ट्ज़ जो है वो क्लॉक का यूनिट है, ठीक है। तो CPU के साथ, अगर यहाँ पे हम CPU की बात करते हैं क्योंकि CPU से ही सारी इंस्ट्रक्शन जो हैं वो कंट्रोल होनी है, तो CPU के साथ एक क्लॉक जो है वो क्लॉक जनरेटर लगा होता है। CPU के साथ एक क्लॉक जनरेटर लगा होता है जो कि क्लॉक साइकिल जनरेट करता है, ठीक है। अब क्लॉक साइकिल जितनी ज़्यादा जल्दी क्लॉक साइकिल जनरेट करेगा उतनी ही ज़्यादा उस CPU की स्पीड होगी। अब हमारी कुछ जैसे अब हमारे CPUs होते हैं या हमारे सिस्टम हैं कुछ की हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है, कभी फिर हमें उसको बूस्टअप करना पड़ता है।
तो वो सारा जो है वो क्लॉक साइकिल भी उसमें डिपेंड करती है कि उसमें क्लॉक जनरेटर जो है वो कितना लगा हुआ है, ठीक है, वो कितने हर्ट्ज़ का लगा हुआ है, उसके अकॉर्डिंग कि वो कितनी जल्दी क्लॉक को जनरेट कर सकता है, एक इंस्ट्रक्शन के क्लॉक साइकिल को कितनी जल्दी वो जनरेट कर सकता है। पहले सीपीयू में अगर आप देखें पहले का, तो पहले सीपीयू में मेगा हर्ट्ज़ वगैरह होते थे, ठीक है, तो लेकिन अब क्या है, अब गीगा हर्ट्ज़ यूज़ होते हैं। और अब गीगा हर्ट्ज़ का मतलब है कि एक टाइम में बिलियन ऑफ क्लॉक साइकिल जो हैं ये जनरेट कर सकता है सीपीयू जो है। पहले जो है मिलियंस, पहले जो है ये थोड़े कम क्लॉक साइकिल जनरेट करता था, मेगा हर्ट्ज़ में करता था, लेकिन अब जो है, अब के जो सिस्टम है इसमें ये गीगा हर्ट्ज़ में जो हमारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं या हमारे क्लॉक साइकिल जो है उसको जनरेट करता है। अब ये क्लॉक साइकिल क्या है कि जो हमारी इंस्ट्रक्शन है उसने एक इंस्ट्रक्शन कितना टाइम लेगी एग्जीक्यूट होने में या जनरेट होने में या जो भी प्रोसेस होने में, वो कितना टाइम लेगी, ये सारा काम जो है ये हमारा क्लॉक साइकिल ही क्लॉक जनरेटर क्लॉक साइकिल जनरेट करेगा, ठीक है। अब अगर आप बात करें ये क्लॉक की, तो मैंने जैसे आपको बताया है कि क्लॉक जो है वो क्या करती है, क्लॉक साइकिल्स जनरेट करती है, ठीक है। इसमें क्लॉक जो है वो सिंक्रोनाइज करती है सीपीयू और बस के ऑपरेशंस को, ठीक है। अब सीपीयू से कौन सी इंस्ट्रक्शन जानी है, किस बस के थ्रू जानी है, कि एड्रेस बस के थ्रू जा रही है, डेटा बस के थ्रू जा रही है, ये सारी जो है जो परफॉर्मेंस होगी या ये सारा कितने टाइम में होगा, ये सारा जो है ये क्लॉक के थ्रू ही वो सिंक्रोनाइज करेगा, मैनेज करेगा। अब मशीन क्लॉक साइकिल मेजर टाइम ऑफ अ सिंगल ऑपरेशन। अब जितनी भी ऑपरेशंस होती हैं, ठीक है, जितने भी टास्क होते हैं हमारे, वो हमारे मशीन क्लॉक साइकिल जो है वो मेजर करता है कि एक क्लॉक ने, एक ऑपरेशन ने कितना टाइम लेना है, ठीक है, एक ऑपरेशन ने कितना टाइम लेना है एग्जीक्यूट होने में। अ मशीन इंस्ट्रक्शन रिक्वायर एटलीस्ट 1 क्लॉक साइकिल टू एग्जीक्यूट। अब जो मशीन इंस्ट्रक्शन है वो एटलीस्ट एक बार लाजमी जो है चलेगा, लाजमी एग्जीक्यूट होगा। अब वो किस तरह से, अगर हमने कोई इंस्ट्रक्शन दी है तो वो लाजमी एक बार एग्जीक्यूट होगी, लाजमी, ठीक है। तो इसमें यही है कि जो हमारी क्लॉक होती है वो सीपीयू और बस के ऑपरेशन को सिंक्रोनाइज करती है और फिर उसका टाइम मैनेज करती है, उसका क्लॉक साइकिल जो है, उसका क्लॉक टाइमिंग जो है उसको जनरेट करती है। द ड्यूरेशन ऑफ अ क्लॉक साइकिल इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द क्लॉक स्पीड। अब यहाँ पे आप इस डायग्राम में देखें, ये हमारा एक क्लॉक साइकिल बना हुआ है, ठीक है, ये हमारा एक फ्रिक्वेंसी है, ठीक है, कि हमारा डाटा किस फ्लो में जा रहा है। अगर आप एक क्लॉक साइकिल की बात करें, यहाँ पे जो 1 क्लॉक साइकिल है, t इज इक्वल्स टू 1/f। अब जो एक क्लॉक साइकिल है वो रेसिप्रोकल होता है क्लॉक स्पीड के, ठीक है, कि जितनी स्पीड होगी क्लॉक्स जनरेट करने की, उतनी ही जल्दी उतनी ही ज़्यादा फ्रिक्वेंसी होगी एक क्लॉक को एग्जीक्यूट होने में, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारा वो है इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल। अब इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल क्या है, ये हमारा जो भी हमारी एग्जीक्यूशन होती है, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, सॉरी, जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन होती है, अब कंप्यूटर सिस्टम को हम कोई ना कोई इंस्ट्रक्शन देने के लिए ही यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी भी इंस्ट्रक्शंस होंगी उसको हम, उसका एक साइकिल होता है। अब जैसे हम देखें कि हर चीज़ का, यहाँ पे तो इंस्ट्रक्शन की बात हो रही है ना, लेकिन अगर हम किसी डेली लाइफ की एग्जांपल भी लें तो हर चीज़ का एक एग्जीक्यूशन साइकिल होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि हमने कोई भी चीज़ बनानी है, ठीक है, हम किचन में फॉर एग्जांपल कोई चीज़ बना रहे हैं, तो वो भी, उसका भी एक प्रोसेस होगा कि वो प्रोसेस किस तरह से होके तो एग्जीक्यूट करेगा। फॉर एग्जांपल कि अब हमने अगर चाय बनानी है तो हम कभी भी इस तरह नहीं करेंगे कि हम पहले जो है वो
केटल लेके या देगची लेके, तो उसमें हम पहले पत्ती डाल दें, फिर उसके बाद हम चीनी डाल दें, और फिर जब पत्ती और चीनी को हम चूल्हे पे रख दें और फिर उसके बाद हम दूध डालें, फिर उसके बाद हम पानी डालें। ऐसा तो नहीं होता। मतलब अगर एक हमने चाय भी बनानी है, उसका भी एक प्रोसेस है स्टार्ट से लेके एंड तक। सेम इसी तरह अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर में भी ऐसे ही होता है कि कोई इंस्ट्रक्शन है, उसका एक पूरा साइकिल होता है कि इंस्ट्रक्शन ने कैसे आना है, इंस्ट्रक्शन ने किस तरह से प्रोसेस होना है और किस तरह से एग्जीक्यूट होना है। यहाँ पे 3 प्राइमरी ऑपरेशंस हैं, फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन, ठीक है। और यहाँ पे है 2 मोर स्टेप्स आर रिक्वायर्ड व्हेन द इंस्ट्रक्शन यूज अ मेमोरी ऑपरेंड्स। अगर तो यहाँ पे ये जो फेच, डिकोड एंड एग्जीक्यूशन ये मेन ऑपरेशंस इसके होते हैं, लेकिन अगर इसमें 2 और हमारे ऑपरेट इंस्ट्रक्शन जो हैं वो यूज़ हो सकती हैं, फेच ऑपरेंड और स्टोर आउटपुट ऑपरेंड, ठीक है। अब इसका मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन साइकिल में हम अगर देखें तो हमारे ये स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, हमारा डेटा फेच होता है, ठीक है, कि हमारा जितना भी डेटा है उसने फेच होना है, उसके बाद उसने डिकोड होना है, उसके बाद फेच ऑपरेंड्स। अगर तो हम ऑपरेंड्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो ऑपरेंड्स को फेच करेगा, फिर एग्जीक्यूट करेगा और फिर स्टोर करेगा आउटपुट को। अब यहाँ पे आप ये देखें, डायग्राम देखें।